नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसका संगठन वगैरह कैसे बना रहता है। आज हम साबुन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये विधियां दो प्रकार से बांटी गई है। पहली जो विधि है वो है ठंडी विधि द्वारा, दूसरी है गर्म विधि द्वारा। पहले आज हम पढ़ेंगे ठंडी विधि द्वारा। ठंडी विधि द्वारा साबुन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहला तेल, कास्टिक सोडा, मैदा या बेसन और उसके अलावा पानी की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में कास्टिक सोडे को पानी के घोल में मिलाकर अच्छे से घोल बना दिया जाता है और 3 से 4 घंटे के लिए उसको पड़े रहने दिया जाता है। एक अलग बर्तन में वसा को पिघलाकर उसके अंदर मैदा या बेसन मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है। अब इस घोल के अंदर कास्टिक सोडे का जो घोल बनाया गया था उसको मिलाया जाता है। मिलाते समय लकड़ी के डंडे वगैरह की सहायता से उसको एक साथ किया जाता है और हिलाया जाता है। इस समय जब कास्टिक सोडा मैदे के घोल में मिलता है तो काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष को उसमें हाथ नहीं डालने चाहिए। अब जब ये मिश्रण एक साथ हो जाता है तो उसको किसी सांचे में डालकर जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो जमने के लिए छोड़ा जाता है तो उसमें अगर सुगंध या रंग मिलाना चाहते हैं तो उसी समय मिला दी जाती है। जब मिश्रण जमकर ठंडा हो जाता है, एकदम जम जाता है, तो उसको चाकू, तेज धार वाले चाकू या तार के माध्यम से काटकर बट्टियों के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये हो गई ठंडी विधि के द्वारा साबुन कैसे बनाया जाता है। उसके अलावा जब इस विधि से साबुन बना रहे हैं तो कुछ सावधानियां भी रखी जानी चाहिए। जैसे कि हम कास्टिक सोडे को मैदे के घोल में डालते हैं तो ऊष्मा बहुत उत्पन्न होती है, तो सीधे हाथ नहीं डालने चाहिए, हाथों पे ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए। जब उसको हिलाया जा रहा है तो हिलाने वाला जो उपकरण है वो हमेशा लकड़ी का होना चाहिए। जिस बर्तन में इसको मिलाया जा रहा है वो किसी भी लोह पदार्थ या एल्यूमिनियम वगैरह के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऊष्मा बहुत अधिक होती है, बर्तन गर्म हो जाता है। तो प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तन में ही इन सभी कार्यों को किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी विधि आती है वो है हमारे पास में गर्म विधि के माध्यम से साबुन का निर्माण करना। जब गर्म विधि के माध्यम से साबुन का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले वसा या जो तेल है और क्षार को साफ करके एकदम स्वच्छ करके शुद्धिकरण कर लिया जाता है और एक बड़े बर्तन में वसा को डालकर उसको पिघलाया जाता है। जब वो वसा पिघल जाती है तो उसमें कास्टिक सोडे को डाला जाता है और उसका जो एक हल्का घोल बनाकर तैयार कर लिया जाता है। जब वसा और कास्टिक सोडे मिक्स हो जाते हैं तो इनको आंच पर रखकर काफी खौलाया जाता है। खौलते समय इसमें साबुनीकरण की क्रिया में जो होती है वृद्धि हो जाती है। अब इस मिश्रण में और अधिक कास्टिक सोडा डाला जाता है और उसको मिलाया जाता है और यह काम जो है करीबन 2-3 दिन तक किया जाता है और उसको वापस बार बार खौलाया भी जाता है। इससे साबुनीकरण की जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है और साबुनीकरण की प्रक्रिया के दौरान उसमें बार बार कुछ ना कुछ अंतराल से कास्टिक सोडा और मिलाकर उसको और अधिक आंच पर पकाया या उसको उबाला जाता है। इस मिश्रण में ग्लिसरीन, कास्टिक सोडा और जो कुछ अन्य अशुद्धियां रहती हैं वो अलग भी हो जाती हैं। इनको अलग करने के लिए नमक का घोल इसमें मिलाया जाता है, तो जिससे जो अशुद्धियां हैं, ग्लिसरीन वगैरह है या जो कुछ व्यर्थ पदार्थ है वो उस बर्तन के तली में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में तली के अंदर बर्तन में एक नली लगी रहती है, जो अशुद्धियां उस निकल कर अलग हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ साबुन की परत बच जाती है। अब इस साबुन की परत को निकालकर वापस से गर्म कर पिघलाया जाता है और उसमें और अधिक कास्टिक सोडा मिलाकर उसको वापस से गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया 1 से 2 बार की जाती है। अब इस अवस्था में वापस से नमक का घोल इसमें मिलाया जाता है। नमक का घोल डालने पे वापस से जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती हैं और साबुन अलग हो जाता है। यहाँ पर 4 परतों में हमें परतें दिखाई देती है। जो पहली परत रहती है उस पहली परत के अंदर अगर देखिए तो सिर्फ झाग या फैन रहता है। दूसरी जो परत है वो उसमें दूसरी परत में साबुन दिखता है।
साबुन की है। तीसरी परत काला अशुद्ध साबुन। और जो लास्ट परत रहती है चौथी, उसमें अशुद्धियां रहती है। अब अशुद्धियों को निकाल लिया जाता है, फैन को अलग कर दिया जाता है और जो दूसरी परत है उसको निकाल कर अलग करते हैं, एक अलग बर्तन में डालकर वापस उसको गर्म करते हैं और उसको पिघलाते हैं। अब उसमें रंग एवं सुगंध डाल दी जाती है और उसके पश्चात उसको जमने के लिए किसी बर्तन में डालकर छोड़ दिया जाता है। जब वो पूरी तरीके से जम जाता है तो उसको किसी चाकू के माध्यम से या फिर उसको किसी तेज धार वाले जैसे कि वायर के माध्यम से वगैरह काट कर अलग कर लिया जाता है। तो साबुन हमारा यही पूरा होता है। उसके बाद आता है अपमार्जन। अपमार्जन शब्द का अर्थ होता है सर्फ, जो हर घर में उपयोग में लिया जाता है। तो सर्फ का संगठन कैसा है, उसमें सबसे पहली चीज आती है क्रियाशील पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि स्वच्छ गुण जिसमें पाए जाए। पहला आ जाएगा यहाँ पर क्रियाशील पदार्थ। इसका मुख्य कार्य होता है वस्त्र पर से मैल, गंदगी, अशुद्धियों को निकालना, चिकनाई को निकालना। और एक बार चिकनाई मैल जब निकल जाता है तो वो वापस उस वस्त्र की सतह पर नहीं लग पाता है। दूसरा जो तत्व आ जाता है वो है निर्माणात्मक तत्व। निर्माणात्मक तत्व मिलाने से शोधक क्षमता जो है और अधिक बढ़ जाती है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व जो रहते हैं वो अच्छे से मिलाए जाते हैं, जिसमें अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत फास्फेट तत्व मिलाया जाता है, जो कि अपमार्जन की शोधक क्षमता को और अधिक बढ़ा देता है और काफी जागरूक उत्पन्न करते हैं। तीसरी जो चीज है वो है निक्षेपण पदार्थ। निक्षेपण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि वस्त्र की सतह से गंदगी, मैल, चिकनाई के कण वगैरह जो हैं उनको निकाल देते हैं। अब जब एक बार वस्त्र की सतह से कोई भी गंदगी वगैरह निकल जाती है तो वो अपमार्जन का जो घोल बना हुआ है उसमें ही एकत्रित हो जाती है। ये वापस जो गंदगी है, चिकनाई के जो कण वगैरह है, वो जब एक बार सर्फ के घोल में निकल चुके हैं तो वो वापस वस्त्र की सतह पर नहीं चिपकते हैं और उनसे अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है जो फोर्थ चीज है वो है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इसका उपयोग ज्यादातर इसलिए किया जाता है कि जिस बर्तनों में या उपकरण के अंदर वस्त्रों को धोया जा रहा है, जैसे वॉशिंग मशीन है या किसी भी तत्व से, धातु तत्व से बने हुए उपकरण, उनमें जब वस्त्रों को धोया जा रहा है तो उन बर्तनों या उस उपकरण को नुकसान ना हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन के अंदर एजिटेटर रहते हैं, उसके अंदर जो एक धातु का अलग से कैबिन बना हुआ रहता है, अगर ये उनकी सतह पर लगते हैं तो ये उसको खराब ना करे, इसलिए इस चीज को इसमें मिलाया जाता है। पांचवी जो चीज है वो है प्रकाशीय विरंजक। प्रकाशीय विरंजक रंगीन वस्त्र कई बार विरंजित नहीं करे जाते हैं। उसका नहीं करने का कारण ये है क्योंकि उस पर से वस्त्रों पर से रंग निकल जाता है और जो वस्त्र है वो रंगहीन और बेजान हो जाते हैं। साबुन के प्रयोग से जैसे कई बार वस्त्रों में पीलापन आ जाता है, खासकर सफेद वस्त्रों में, तो ऐसे वस्त्रों को वापस पहले की तरह सुंदर दिखाई दे, उसमें जैसे पीलापन ना आए, इसलिए विरंजित और प्रकाशीय पदार्थ जो रहते हैं वो अपमार्जन के अंदर मिलाए जाते हैं, जिसके कारण अगर सर्फ में कपड़े धोए जाते हैं तो उसमें पीलापन देखने को नहीं मिलता है, सफेद एकदम उज्जवल वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं। लास्ट जो है इसमें क्षारक विरोधी तत्व। इस तत्व को मिलाने का कारण ये है कि जब धुलाई कार्य किया जा रहा है तो ये वस्त्रों पर से गंदगी तो निकलती ही है, साथ में ही हमारे जो व्यक्ति विशेष उस वस्त्र को धोने का कार्य करता है उसके स्वयं के
हाथों को, उसकी त्वचा को कोई नुकसान ना हो, उसकी अंगुलियों की सुरक्षा के लिए इन चीज़ों को मिलाया जाता है, ताकि उसके शरीर पर या त्वचा पर कोई भी हानिकारक जो चीज़ें हैं वो देखने को ना मिले। अब हम ये हमने देखा कि जब इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद में अपमार्जक का निर्माण होता है। अब इसके हम कुछ गुणों के बारे में पढ़ेंगे। गुण यानी कि इसकी क्वालिटी क्या है। सबसे पहला तो अगर देखा जाए तो साबुन से सस्ते रहते हैं, साबुन की अपेक्षा काफी उपयोग करना इनका सरल रहता है, समय श्रम की बचत होती है, सफेद वस्त्रों में पीलापन नहीं आता है, इसमें साबुन को जैसे वस्त्रों पर बार बार रगड़ना पड़ता है, ब्रश का उपयोग करना पड़ता है, वैसे सर्फ में का उपयोग करते समय हमको बार बार रगड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। सर्फ के घोल में अगर वस्त्रों को डुबोकर रखा जाता है तो गंदगी मैल निकल जाता है और वो वापस एक बार निकलने के पश्चात वस्त्र पर की सतह पर नहीं लगते हैं। दूसरा, अगर इसमें चिकनाई को ये आसानी से घोलकर निकाल देते हैं, इसमें ये क्षार रहित होने के कारण किसी भी प्रकार के वस्त्रों को आसानी से धोया जा सकता है। महंगे वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, रंगीन वस्त्र है, वे भी सभी इसमें आसानी से धोए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का रंग निकलने का डर नहीं रहता है। साथ ही मृदु या कठोर अपमार्जक, दोनों ही प्रकार के अपमार्जकों को किसी भी प्रकार के पानी में आसानी से मिलाकर धोया जा सकता है। यहाँ पर अतिरिक्त अपमार्जक की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें स्वच्छ गुण बहुत अच्छा होता है, यानी कि गंदगी मैल वगैरह को आसानी से निकाल देते हैं। दूसरा, आसानी से कहीं पर भी प्राप्त हो जाते हैं। झाग अच्छा देते हैं, झाग अच्छा देने के कारण सहज ही जो चिकनाई गंदगी वगैरह है वो उस सर्फ या अपमार्जक के घोल में आसानी से निकल जाती है। इसमें एल्यूमिनियम के जो पात्र रहते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं रहता है। साथ ही जैसे कि साबुन की अपेक्षा सस्ते सुलभ होने के कारण होते हैं ये। उसके अलावा इसमें एक पदार्थ डाला जाता है जिसको हम क्षारक विरोधी तत्व कह सकते हैं। उस तत्व के कारण किसी भी प्रकार से हमारी त्वचा या हाथों को नुकसान नहीं रहता है, यानी कि इनका उपयोग जो है वो आसानी और सहजता से किया जा सकता है और व्यक्ति विशेष की स्वयं की त्वचा वगैरह को कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। गंदगी इनमें आसानी से निकलकर पानी में घुल जाती है और एक बार जब पानी में घुल जाती है तो वो गंदगी वापस वस्त्र की सतह पर नहीं चिपकती है। वस्त्रों को बार बार रगड़ना वगैरह नहीं पड़ता है और ये साबुन की अपेक्षा काफी प्रभावशाली भी रहते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा अपमार्जक का संगठन, साबुन बनाने की विधियाँ और अपमार्जक के गुण, अगली क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे जिसमें हम अपमार्जक बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे एवं साबुन और अपमार्जक के बीच में अंतर पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए सभी को गुड।